हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे श्वार्ट्ज लेमा के बारे में। ये लेमा क्या स्टेट करता है? इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक इन डोमेन डी डिफाइंड बाय मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन आर। आर हमारा कोई भी रीजन है इस डोमेन के अंदर और जेड कोई भी पॉइंट होगा, तो मॉडुलस ऑफ जेड किससे लेस देन होगा? आर से। एंड सेटिस्फाइज द कंडीशंस मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल्स टू एम for all z in the domain D and f of 0 equals to 0। यानी जब आप z को 0 रखोगे तो उसकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तब then modulus of f of z is less than equals to m divided by r into modulus of z। Also if the equality occurs for any z, then f of z equals to m divided by r into z e raised to power iota alpha where alpha is a real constant। यहाँ पे आपको दो चीज़ें प्रूफ करनी है। फर्स्ट पार्ट ये है आपका मॉडुलस ऑफ f of z इज लेस देन इक्वल्स टू m by r इंटू मॉडुलस ऑफ z। सेकेंड चीज़ आपने क्या प्रूफ करनी है? अगर आपकी इक्वलिटी अकर होती है तो f of z किसके इक्वल होगा? m by r इंटू z e रेज टू पावर आयोटा अल्फा, और वहाँ पे अल्फा हमारा क्या है? रियल कांस्टेंट है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कैसे करना है। हम क्या करेंगे, हमारा जो रीजन है आर गिवन है, ये रीजन, इसको हमने एक सर्कल लेट किया हुआ सी। लेट सी बी द सर्कल, लेट सी बी अ सर्कल यहाँ पे वो डिफाइंड बाय मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू आर। आर यहाँ पे क्या है? रेडियस है उसका, और जो ये रेडियस है उस रीजन से लेस होगा, यानी आर लेस देन कैपिटल आर। अब हमारे पास क्या गिवन था हमारे स्टेटमेंट में? एफ जेड क्या है? एनालिटिक है। सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक within and upon the circle C। अब सर्कल C किसके अंदर लाई कर रहा है? डोमेन D के अंदर ही लाई कर रहा है। तो डोमेन D के अंदर वहाँ फंक्शन एफ जेड क्या था? एनालिटिक था। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो फंक्शन आपका एफ जेड है वो सर्कल C पे भी क्या होगा? एनालिटिक होगा, और उसके अंदर भी एनालिटिक होगा। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं? देयरफॉर इस फंक्शन को हम एक्सपेंड करेंगे बाय टेलर सीरीज। देयरफॉर एक्सपेंडिंग एफ जेड बाय टेलर सीरीज एट एनी पॉइंट z, एट एनी पॉइंट z within C। अब हमारे पास क्या गिवन था? डोमेन D थी। D के अंदर हमारे पास हमने कोई भी रीजन लेट करा था R, यहाँ पे हमने C कंसिडर किया उसको। इस रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे हमने इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है बाय टेलर सीरीज। तो वो कैसे होगा? f of z इक्वल्स टू summation n equals to 0 to infinity a n z raised to power n। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? a नोट एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे? a नोट प्लस a1 z प्लस a2 z स्क्वायर प्लस a3 z क्यूब एंड सो ऑन। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन थी? एक ये कंडीशन थी, दूसरी ये थी। हमारे पास गिवन क्या है? गिवन f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है? दैट इज अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, z को 0 पुट कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यही चीज बन रही है ना यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन में इस चीज को पुट कर देंगे हम, z को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे भी 0,
पुटिंग z equals to 0 in first, we get, हमारे पास क्या आएगा, ए नोट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स तो के साथ z था तो वो 0 हो गया आपका। अगेन हमने क्या करना है, इस वैल्यू को ए नोट की वैल्यू, पहले हमने z इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट किया था इक्वेशन फर्स्ट में, अब हमने ए नोट इक्वल्स टू 0 सब्सटीट्यूट कर देना है। ये वैल्यू हमारी z को 0 पुट करने पे आई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग ए नोट इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट, देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू a1z प्लस a2z स्क्वेयर प्लस a3z क्यूब एंड सो ऑन। अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ रहा है इसमें से, तो कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, a1 प्लस a2z प्लस a3z स्क्वेयर एंड सो ऑन। ये z यहाँ मल्टीप्लाई, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा आपका, एफ ऑफ z डिवाइडेड बाय z इक्वल्स टू a1 प्लस a2z प्लस a3z स्क्वेयर एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेट कर लेंगे, लेट कैपिटल एफ ऑफ z इक्वल्स टू एफ ऑफ z डिवाइडेड बाय z इक्वल्स टू, और ये चीज़ किसके इक्वल है, a1 प्लस a2z प्लस a3z स्क्वेयर एंड सो। अब ये चीज़ हमारे पास क्या, यहाँ पे सिंगुलरिटी का केस आ रहा है एक। देखिए अगर मैं यहाँ पे z को 0 पुट कर दूंगी तो फंक्शन हमारा, जो ये फंक्शन होगा हमारा क्या होगा, एनालिटिक नहीं रहेगा, यानी z इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे सिंगुलरिटी हमारे पास अराइज हो रही है। सेंस एफ ऑफ z इक्वल्स टू एफ ऑफ z बाई z हैज़ अ सिंगुलरिटी, हैज़ अ सिंगुलरिटी एट z इक्वल्स टू 0। अब सिंगुलरिटी मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। सिंगुलरिटी क्या होगी यहाँ इस फंक्शन के लिए, z की कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं रहेगा, वो पॉइंट क्या होगा, हमारा सिंगुलर पॉइंट होगा। तब यहाँ पे 0, अगर इसकी वैल्यू मैं 0 पुट कर दूँगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा आपका, और ये एनालिटिक नहीं रहेगा। तो इस सिंगुलरिटी को आप कैसे रिमूव करोगे, डिफाइन एफ ऑफ z इक्वल्स टू a फॉर z इक्वल्स टू 0, यानी जब अगर आप z को 0 के इक्वल होगा तब आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी। इसको लिख लेते हैं, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू a। तो अब ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड फॉर्म में तो आ नहीं रही है इसकी वैल्यू, कुछ ना कुछ डेफिनेट फॉर्म में है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, एनालिटिक है विद इन एंड ऑन सी। देयरफॉर कैपिटल एफ ऑफ z इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। इसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। देयरफॉर बाय मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल में क्या था, जो फंक्शन था, मॉड्यूलस ऑफ द फंक्शन fz attains its maximum value
its maximum value at some point z equals to a on C and not within C। ये चीज़ हमने यहाँ क्वेश्चन आपके लेमा के कॉरस्पॉन्डिंग लिखी है। मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि जो आपका मॉडुलस ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन करेगा, जो भी आपकी गिवन क्लोज कर्व होगी उसकी बाउंड्री पे अटेन करेगा, ना कि उसके अंदर। तो इससे क्या होगा हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम एफ ऑफ ए मॉडुलस इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ स्मॉल एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए। ये क्या चीज़ है, मैक्सिमम वैल्यू है आपके फंक्शन की, मॉडुलस ऑफ कैपिटल ऑफ एफ ऑफ जेड। तो ये चीज़ हमारी क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम फर्दर, ये किसके इक्वल आ गया हमारा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू एम बाय आर। ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी, पर ये इक्वेशन कब होगी, इफ z lies inside C, if z lies inside C, then modulus of capital F of Z less than maximum value of मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड। अब ये चीज़ क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एफ मॉडुलस लेस देन एम बाय आर। ये आपकी मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से ही आई है सारी चीज़ें। अब इसको क्या, यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मॉडुलस ऑफ a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b। आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ इंप्लीमेंट कर देंगे, मॉडुलस ऑफ f ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z लेस देन m बाय आर। तो यहां से मॉडुलस ऑफ स्मॉल एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, लेस देन एम बाय आर इंटू मॉडुलस ऑफ जेड। ये आपकी इक्वेशन 3 बन गया। अब इनइक्वालिटी 3 कब होल्ड करेगी, ये इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगी हमारी, inequality third holds for, ये कब होल्ड करेगी, फॉर ऑल आर लेस देन कैपिटल आर व्हेन स्मॉल आर अप्रोचेस टू कैपिटल आर। यानी जब ये आर आपके इस रीजन को अप्रोच करेगा तब ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड लेस देन एम बाय आर इंटू मॉडुलस ऑफ जेड फॉर ऑल जेड सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन आर। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या था, सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, अगर आपकी इक्वलिटी अकर होती है किसी भी स्टेज पे फॉर एनी जेड, किसी भी जेड के लिए अकर होगी, तो
एफ ऑफ जेड किसके इक्वल हो गया, एम बाई आर इंटू जेड ई रेस्ट पर आयोटा अल्फा के। अब ये पार्ट हमने प्रूफ करना है। यहाँ हमने इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया था, वो हम यहाँ लगा देते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाए। अब सेकंड पार्ट के लिए हमने क्या करना है, हमारे पास क्या था, नाउ फ्रॉम सेकंड we have f of a modulus equals to m by r इंटू मॉडुलस a। अब यहाँ हमने क्या करा है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन से क्या चीज़ थी, हमारे पास मॉडुलस ऑफ f ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू m बाई r, ये चीज़ थी। बस हमने यहाँ पे क्या करा है, z को रिप्लेस कर दिया a से। तो इस चीज़ को इसे लिखना है हमने, मॉडुलस ऑफ f ऑफ a इक्वल्स टू m बाई r इंटू मॉडुलस ऑफ a फॉर एनी पॉइंट a। अब हमारे पास मॉडुलस ऑफ z क्या है, ऑल्सो मॉडुलस ऑफ z क्या था, इक्वल्स टू r था। अब तो मॉडुलस ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, a e रेस्ट पर आयोटा अल्फा ई रेस्ट पर आयोटा अल्फा। अब ये चीज़ कहाँ से आती है, हमारे पास सर्कल में हम क्या डिफाइन करते हैं, z माइनस ए किसके इक्वल था, आर ई रेस्ट पर आयोटा, वहाँ पे हमने थीटा लिया था, यहाँ हम अल्फा ले रहे हैं। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a प्लस आर ई रेस्ट पर आयोटा अल्फा हो जाएगी आपकी वैल्यू यहाँ पे। तो बस यहाँ से हमने यहाँ मोड लेके इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं और हमारे पास मोड ऑफ a की वैल्यू क्या आएगी, a ई रेस्ट पर आयोटा अल्फा आएगी। तो फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, एफ ऑफ ए मॉडुलस इक्वल्स टू एम बाई आर इंटू ए ई रेस्ट पर आयोटा अल्फा, ये चीज़ बन जाएगी। हमने यहाँ क्या करा था, z के प्लेस पे a रखा था, वापस उस चीज़ को रिवर्स कर देते हैं, a के प्लेस पे क्या करेंगे, z पुट कर देंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ z इक्वल्स टू m बाई आर, ए की जगह z इंटू जेड ई रेस्ट पर आयोटा अल्फा, वेयर z lies on C and alpha is a real constant। ये चीज़ आपने इस लेमा में प्रूफ करनी थी। काफ़ी सिंपल है आपका ये लेमा, आसानी से हो जाएगा आपका, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। थैंक यू।